नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की बैठक, लगभग 6 बिंदुओं पर बनी सहमति। विधायक निधि की राशि की 5 करोड़, मंदिरों के सौंदर्यीकरण पर भी बढ़ाई राशि। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ कार्रवाई शुरू। अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित। उत्तराखंड क्रांति दल ने सचिवालय तक किया कूच। यूकेडी गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की कर रहे मांग। कहा, सत्र चलाने के लिए नहीं स्थायी की जाएगी घोषणा। सुषमा स्वराज की 31वीं जयंती, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की पहल। हल्द्वानी में 22 मंडलों से चयनितों का किया जाएगा सम्मान। उत्तराखंड में अचानक बदला मौसम का मिजाज। घाटी में बेमौसम बर्फबारी से करीब आधे घंटे तक हुई ओलावृष्टि। खड़ी फसल हुई तबाह। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद कहा कि इस बार कैबिनेट बैठक में विधायकों की पुरानी मांगों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कैबिनेट द्वारा लगभग 6 बिंदुओं पर अपनी सहमति बनाई गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विधायकों की विधायक निधि 3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ की गई है और इसमें अब विधायकों के द्वारा महिला मंगल दल और नवयुवक मंगल दल को दी जाने वाली राशि को 40 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया गया। मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए भी दी जाने वाली राशि को 40 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया। आज कैबिनेट में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला विधायक निधि से संबंध हुआ है। हमारे विधायक पिछले 1 साल से मांग कर रहे थे कि विधायक निधि बढ़ाई जाए। आज कैबिनेट ने उसको बढ़ाकर 375 से 5 करोड़ रुपए कर दिया है। इसी प्रकार जो हम युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, इनको समान आदमी खरीदने के लिए पहले 40 लाख रुपए देते थे, उस मद को बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। इसी प्रकार जो हमारे धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए जो विधायक निधि से पैसा जाता था वो 40 लाख था, उसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है और इससे बहुत बड़ी राहत हमारे माननीय विधायकों को मिली है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से उसकी बात कर रहे थे और हमने उसको आज 5 करोड़ किया है। इसके लिए मैं कैबिनेट का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान राज्यपाल सिंह ने सरकार की योजनाओं को सदन के पटल पर रखा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का पहला दिन जहां राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा, वहीं इस दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए एक विशेष दिन है और केंद्र की मोदी और प्रदेश की धामी सरकार जिस तरह से मिलकर काम कर रही है, उससे उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्यपाल के अभिभाषण को विशेष बताया। पंचम विधानसभा सत्र 2023 और उसका प्रथम सत्र और उसका शुभारंभ और राज्यपाल का भी भाषण मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का दिन है। और सच कहूं तो गैरसैंण राजस्थान आने से एक अलग ही खुशी हुई है, क्योंकि जो पर्वत में मजा है वो कहीं मजा नहीं है। जब आप विधानसभा की बिल्डिंग के सेंटर में जाते हैं तो जिस भव्यता से ये बनाई गई है, जिस विशालता से बनाई गई है, गर्व होता है कि हमारे उत्तराखंड की जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से बनाए गए हैं। अभिभाषण है
महामहिम राज्यपाल जी का ये संकल्प है नए उत्तराखंड का। ये संकल्प है उत्तराखंड की उन्नति का, संकल्प है उत्तराखंड की गति का, संकल्प है उत्तराखंड की प्रगति का। और इस अभिभाषण में एक ठोस बुनियादी चीज़ों की एक झलक दिखाई देती है और विस्तार रूप से सरकार सभी वर्गों को, सभी विभागों को साथ में लेकर हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है। विधानसभा भवन में पहले दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अभिभाषण पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ विपक्ष सदन के अंदर ही उस समय हंगामा शुरू कर दिया, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सही नहीं है, विपक्ष को इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब सदन के अंदर चर्चा होगी तो सभी विषयों पर सरकार की बात आएगी, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण संपूर्ण प्रदेश की एक झलक होती है। प्रदेश के अंदर एक ठोस नीति, ठोस कार्यक्रम और किस प्रकार से सरकार आगे काम करेगी, राज्य किस प्रकार से आगे जाएगा वह राज्यपाल के अभिभाषण में सभी कुछ समाहित होता है। इसलिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है और उत्तराखंड राज्य में सबको मिलकर हम सबको आगे बढ़ना है और उसमें सभी का सहयोग चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से हुआ। सदन की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। सदन के बाहर विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर धामी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने सभी विपक्ष के विधायकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। काफ़ी सीनियर विधायक लोग हैं, काफ़ी बार के जीते हुए विधायक हैं, उन्हें समझना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज महामहिम का अभिभाषण हो, इसका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए, चाहे हम अध्यक्ष हों चाहे हम विधायक हों। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आज के दिन कम से कम हमें डिसिप्लिन से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र को करना चाहिए। भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ विधानसभा सत्र की कार्रवाई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और विधायकगण के प्रतिभाग। वहां राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य के विकास का रोड मैप दिखाया गया है, जिस पर चलकर उत्तराखंड विकसित राज्यों में शुमार होगा। मैं इस बात को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान में कांग्रेस के सम्मानित विधायकगण काफ़ी कुछ ऐसे विषयों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पे कि मैं समझती हूं कि तत्समय हमारी सरकार ने बहुत निर्णायक निर्णय लिए हैं और मुझे लगता है कि केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए या चर्चाओं में बने रहने के लिए और विषय से भटकने के लिए इस प्रकार का विरोध किया गया। मैं मानती हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें सुनना चाहिए था और यदि वो सुनते तो स्वाभाविक रूप से उनको ये पता चलता कि राज्य सरकार जिन बातों का वो विरोध कर रही है, राज्य सरकार ने उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी हैं, यह उनको पता चलता। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने गांधी पार्क को लेकर सचिवालय तक अपनी मांगों को लेकर कूच किया। यहाँ यूकेडी नेता सरकार से गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। यूकेडी नेताओं का आरोप है कि देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसके पास राजधानी ना हो। केवल उत्तराखंड को छोड़कर हमारे पास कहने को दो राजधानी है, लेकिन स्थायी एक भी नहीं है। ऐसे में हमारी सरकार से मांग है कि केवल सत्र चलाने के लिए नहीं बल्कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाए। आज ये बजट सत्र के लिए पहुंच गए हैं गैरसैंण। 2 दिन बजट सत्र चलाएंगे, फिर दौड़ के वापस आ जाएंगे। या तो मौसम खराब लगेगा या ठंड लगेगी, बारिश लगेगी। तो ये जिस तरह का छलावा सरकारें, राष्ट्रीय दल लगातार उत्तराखंड के साथ खेल रहे हैं, उस छलावे को बंद करें और गैरसैंण को अविलंब बिना देर किए स्थायी राजधानी घोषित करें, ताकि उत्तराखंड का
पूर्ण रूप से विकास हो सके। लक्सर में अकबरपुर गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पेड़ पर एक 18 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आपको बता दें कि मृतक 18 वर्षीय युवक प्रवीण अकबरपुर गांव का है। वहां पर कल घर से लापता हुआ, वहीं युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सुबह सूचना मिली कि अकबरपुर के निवासी एक परवीन नाम के युवक की जो लगभग 18 वर्ष का बताया जा रहा है, उसकी डेड बॉडी मिली है और वो जो है प्रथम दृष्टया जो है उसके द्वारा आत्महत्या करना हैंगिंग करके पाया गया है। तो उसकी डेड बॉडी जो है पंचायत नाम भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है और उसकी मृत्यु के कारणों के बारे में अभी जाँच की जा रही है और उसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुबह सूचना मिली कि अकबरपुर के निवासी एक परवीन नाम के युवक की जो लगभग 18 वर्ष का बताया जा रहा है, उसकी डेड बॉडी मिली है और वो जो है प्रथम दृष्टया जो है उसके द्वारा आत्महत्या करना हैंगिंग करके पाया गया है। तो उसकी डेड बॉडी जो है पंचायत नाम भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है और उसकी मृत्यु के कारणों के बारे में अभी जांच की जा रही है और उसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुबह सूचना मिली कि अकबरपुर के रुड़की में रेप पीड़ित महिला के मुकदमे के कई दिनों गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके बाद पीड़ित युवती पर उस समय तेजाब फेंकने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मामला मंगलौर कोतवाली के मोहल्ला पठानपुरा का जोड़ा हुआ माना जा रहा है, जहां 25 फरवरी को एक युवती ने कोतवाली मंगलौर में मुकदमा दर्ज करवाया था। के रहने वाली हूँ। मैंने 25 फरवरी में एक मुकदमा दर्ज कराया था रहीसा दर के नाम से। पुलिस ने उसको इतना 376 धारा पे भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया और उसके बाद भी उसने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। सर अब एक पे हो तो बता भी सकता है इंसान। शक तो मुझे फिलहाल तो कोई मेरी सपोर्ट में नहीं है, मुझे शक हर इंसान पे, जितने भी उस लड़के की सपोर्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर एक परसों सूचना आई है, परसों शाम, कि इस तरह से जो है लड़की ने 112 पे कॉल की, मेरे पे जो है एसिड अटैक हुआ है। तो उस संबंध में चूंकि उसके थोड़े बाजू पे उसे के कुछ इंजरी वगैरह है, उसमें मेडिकल करा दिया गया है और उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और कर चुके हैं, बल्कि कल मुकदमा दर्ज हो गया है। उस आधार पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रुड़की के सिविल अस्पताल से उपस्थिति रजिस्टर चोरी होने से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अस्पताल कर्मी ने रजिस्टर की काफी तलाश की, लेकिन रजिस्टर का कोई पता नहीं चल सका। अब रजिस्टर को पकड़वाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रजिस्टर फड़वाया गया, वीडियो में एक कुत्ता रजिस्टर उठाता है। इस दौरान रजिस्टर का कुछ हिस्सा फटता है और बाकी के हिस्से को लेकर वहां से भाग जाता है। मामला करीब 1 सप्ताह पुराना है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार,
कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीमांत घाटी का एक ऐसा गांव जिस गांव का नाम लाता गांव है। आपको बता दें कि लाता गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। इस गांव तक जाने के लिए वर्षों पहले आधा अधूरी सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिस कार्य को लेकर कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक लाता गांव तक जाने के लिए सड़क जैसी सुविधा नहीं हो पाई है, जिस कारण से यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को बिना सड़क के आज भी कई किलोमीटर तक खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि लाता सड़क निर्माण नंदा देवी मोटर मार्ग जो विगत कई सालों से अधर में लटका हुआ है और नीचे बसे परिवारों से इससे इतना खतरा हो गया है, अगर ये टूटता है तो नीचे कोई जिंदा नहीं बचेगा। हम शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इस रोड का निर्माण कार्य तत्काल करवाया जाए और जो क्रेट वाल लटक चुकी हैं उनको तत्काल खुलवा करके इस खतरे को टाल दिया जाए। सीमांत घाटी का एक ऐसा गांव माना जाता है जिस गांव का नाम लाता गांव है। आपको बता दें कि जिस लाता गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि करीबन 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। बड़ी बात तो यह है कि लाता गांव तक जाने के लिए विगत कुछ वर्ष पहले कच्ची सड़क जैसी सुविधा पहुंचा दी गई थी, जिसका निर्माण कार्य आज तक नहीं हो पाया है। वहीं लाता गांव के स्थानीय ग्रामीण तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए साफ साफ देखे जा रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवारों का यह तक कहना है कि उन्होंने अपने गांव के सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि लाता गांव तक जाने वाला जो कच्ची सड़क निर्माण कार्य किया गया था, ठीक उसके नीचे से कई पीड़ित परिवारों का आशियाना भी मौजूद है, जिसका सारा मलबा अब धीरे धीरे कई पीड़ित परिवारों के घरों तक पहुंच रहा है, जिस कारण कई पीड़ित परिवार इस वक्त खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से 10 युवा जोशीमठ से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 1 मार्च से 13 मार्च तक 300 किलोमीटर का सफर तय करके आज डोईवाला के रानी पोखरी इलाके में पहुंच चुके हैं। जोशीमठ आपदा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कराने की मांग को लेकर ये लोग देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर ये धरना प्रदर्शन करके सरकार से जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करेंगे। गैरसैंण में सीएम धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले। मुख्य सचिव और डीजीपी भी उनके साथ में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। बता दें कि आज से उत्तराखंड का बजट सत्र गैरसैंण में शुरू हो गया है। बजट सत्र से पहले धामी की कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें विपक्ष की रणनीति का सामना करने को लेकर मंथन किया गया। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र से पहले क्या क्या तैयारियां रही और कैसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वहीं सत्र के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को 4 जोन 7 सेक्टरों में बांटा गया। साथ ही साथ विधान भवन में दिवाली खाल तक धारा 144 लागू कर दी गई। पूरे क्षेत्र में 1000 के पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया। साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस और प्रदर्शनी का भी अनुमानित किया गया है। संपूर्ण जो विधानसभा क्षेत्र है और इसके आसपास के एरिया को 4 मुख्य जोनों में हमारे द्वारा विभाजित किया गया है और उसमें 7 सेक्टर हैं और सभी में एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी से ऊपर अधिकारी लगाए गए हैं।
समस्त क्षेत्र में खासकर विधानसभा से दिवाली खाल का जो एरिया 144 वहाँ पर इम्पोज भी किया गया है, जिसमें विधि विरुद्ध जमाव जो है उसको किसी प्रकार से हम लोग रोकेंगे। दो जो मुख्य बैरियर्स हैं उसमें जंगल चट्टी और दुक्तमा में, वहाँ पर हम लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक जो जुलूस है, प्रदर्शन है, उसकी अनुमति दी गई है और उसके लिए हम लोग लगातार इनसे वार्ता भी कर रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण और गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा के सामने ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड विधानसभा का आज बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। और उससे पहले क्योंकि महामहिम राज्यपाल का यहाँ पर पहुंचना है और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाना है, तमाम व्यवस्थाएं, तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। विधानसभा प्रशासन ने पूरी तैयारियां पूरी की है। तमाम विधायक और मंत्री और उत्तराखंड सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, यानी राज्यपाल यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमाम विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि क्योंकि आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, तमाम तैयारियां हैं, राज्यपाल के अभिभाषण से आज के सत्र की शुरुआत होनी है, तो इसके अलावा उनको गोल्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाना है। इस तरीके से पूरी तैयारियां, पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से आज का शेड्यूल रहने वाला है, लेकिन उसके अगर दूसरे तौर पर हम बात करें तो विपक्ष भी पूरे तरीके से आज लामबंद है। तमाम मुद्दों को सदन से लेकर सड़क पर उठाने का प्रयास करेगा, लेकिन सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री सरकार का पक्ष रखने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। कैमरामैन गगनदीप के साथ श्रीनिवास पंत, जन टीवी। हल्द्वानी में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए एनजीओ की महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही महिलाओं को सुषमा स्वराज जयंती के उपलक्ष्य में सुषमा स्वराज पुरस्कार देने का कार्यक्रम किया गया। इसमें 22 मंडलों से महिलाओं को चयनित करके 14 मार्च को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसकी जो हमारी प्रथम महिला थी सुषमा स्वराज जी, हमारे उनके उपलक्ष्य में, उनकी जयंती जो आने वाली है उसके उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम रखा है सुषमा स्वराज पुरस्कार। उसमें हम उन महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत श्रेष्ठ काम करे हैं, जैसे स्वरोजगार अपना स्वरोजगार चला रही हैं और खेल के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, तो उसके लिए हम लोग उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। 7वीं बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ने अपने 92वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम को देहरादून में धूमधाम से मनाया। वहीं इस कार्यक्रम में दिल्ली और मेरठ से अधिकारियों ने शिरकत की। वहीं रिटायर्ड कैप्टन दिनेश प्रधान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को मनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारे जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं उनसे मिलना जुलना और बच्चों को अपने इतिहास से रूबरू कराना है, ताकि बच्चे जो देश का भविष्य होते हैं वे आगे आकर देश की रक्षा करने के लिए उत्सुक हो। राइफल से मैंने 28 साल भारतीय सेना में नौकरी की और जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का मैं एक नुमाइंदा हूं, जो कि आज 7 जैकेट पे मैं 92 साल हम लोग इसका सालगिरह बनाने जा रहे हैं। इस खुशी के अवसर पर हमारे जो अधिकारी हैं वो दिल्ली और मेरठ से आए हुए हैं, क्योंकि बाकी अधिकारियों को इतना समय नहीं है कि वो यहाँ पर आए और समय दे सके। इस वजह से हमने 2 ही हमारे अधिकारी साहब आए, बाकी हमारे जो देहरादून के जितने भी हमारा जो स्टाफ है वो यहाँ पर आया है और हम हर्षोल्लास के साथ इस अवसर को मनाते हैं। देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला श्री गुरु राम राय दरबार साहिब में 86 फीट ऊंचे और 30 इंच मोटाई वाले झंडे जी के आरोहण के साथ शुरू हो गया। पहले पल के साक्षी बनने के लिए देश विदेश से पहुंची संगत से दरबार साहिब परिसर पैक हो गया। दरबार साहिब को झालर और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच दरबार साहिब के सज्जादा गद्दी नशीन श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में झंडे जी का आरोहण होगा। हमारी कोशिश है कि हर साल हम संगतों के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं जुटाते रहते हैं। इस बार हमने एक बड़ा लंगर हॉल बनाया है जिसमें 3000 संगतें एक साथ जो है भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। तो दरबार साहिब के जो भित्ति चित्र हैं ये बहुत ही
अनोखे हैं और भारतवर्ष में ऐसे भित्ति चित्र कहीं नहीं बनेंगे, तो उनके संरक्षण का काम हम कर रहे हैं, उनको हमने रेस्टोरेशन किया है। हमारी कोशिश है कि हर साल हम संगतों के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं जुटाते रहते हैं। इस बार हमने एक बड़ा लंगर हॉल बनाया है जिसमें 3000 संगतें एक साथ जो है भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। तो दरबार साहिब के जो भित्ति चित्र हैं ये बहुत ही अनोखे हैं और भारतवर्ष में ऐसे भित्ति चित्र कहीं नहीं बनेंगे, तो उनके संरक्षण का काम हम कर रहे हैं, उनको हमने रेस्टोरेशन किया है। हमारी कोशिश है कि हर साल। उत्तरकाशी के गाजना क्षेत्र में अचानक से बेमौसम बर्फबारी हुई। यहां देर शाम तक मौसम बदल गया और घाटी में करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक ओलावृष्टि हुई। इससे पूरी घाटी ओलों से पड़ गई। वहां पर ओले पड़ने से पूरी घाटी में बर्फ की सफेद चादर भिज गई। मौसम, ओले और बर्फबारी ने खड़ी फसल को तबाह कर दिया। क्षेत्र में बारिश हुई, उसके बाद ओले भी गिरे और ओले गिरने से जो है गाजना क्षेत्र में जो है लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे लोगों ने आलू की खेती की हुई है, उसमें भी भाई बहुत क्षति हुई और धनिया, लहसुन, प्याज आदि काफ़ी चीज़ों का जो है लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। सरसों की भी आजकल जो है खेती शुरू हो चुकी है, जो अब तैयार हो गई है, वो भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।